सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट में हुआ है। इटली ऑफिशियली एग्जिट्स चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसको इटली जो है ऑफिशियली एग्जिट कर दिया है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा स्टेप क्यों लिया गया है इटली के द्वारा। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इंडिया का अप्रोच और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो पहली चीज़ ये याद रखना कि एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं G7 ग्रुप। तो इटली एकलौता ऐसा देश है जो कि G7 ग्रुप का हिस्सा है, जिसे इसमें G7 ग्रुप में जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं वो उसका हिस्सा है, जैसे USA है, कनाडा है, UK है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी और जापान। तो इटली एक ऐसा देश है जो कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता था। एंड दिस इनिशिएटिव बेसिकली, ये जो इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से चीन लगातार अपना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा था, डिजिटल और फिजिकल जो कनेक्टिविटी है वो इस्टेब्लिश कर रहा था, जिससे कि दूसरे के देशों के मार्केट तक वो रीच कर सके। इस पर हम लोग आगे चर्चा भी जो है करेंगे। तो फिलहाल के लिए इटली ने कह दिया है कि ऑफिशियली इटली ने इसको अनाउंस किया है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा जो है इटली नहीं रहेगा। अगर G7 ग्रुपिंग की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब अलग अलग देश इसका हिस्सा है। इसमें US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ये सारे देश रहते हैं। पहले इसको G8 भी बोला जाता था जब रशिया इसका हिस्सा था, बट अब क्योंकि रशिया इसका हिस्सा नहीं है, जब उसने क्रीमिया को एनेक्स किया था उसके बाद से रशिया को रिमूव कर दिया गया था। तो ऑफिशियली G7 है अभी, अगर देखा जाए। ऑल्दो G7 ऑफिशियल इन द सेंस अगर देखा जाए तो इट्स नॉट एन ऑफिशियल फॉर्मल एंटिटी, और ऐसा कोई इसके पास लेजिस्लेटिव और अथॉरिटेटिव पावर नहीं है कि जैसे मान लो कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर ये बनाता है, कोई नीति बनाता है, तो नीति को ऐसे अपना ऐसा ही लागू नहीं कर सकता है। तो ऐसे इस तरीके से कार्य नहीं करता। बट G7 ग्रुप बेसिकली जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं वो इसका हिस्सा हैं, और अपना जो भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, साथ में मिलकर कार्य करने का प्रयास जो है वो करते हैं जब हम G7 कंट्रीज़ की बात करते हैं। अब अगर बात किया जाए इटली के कंटेक्स्ट में कि क्यों ऐसा कदम आपका उठाया गया है, तो इससे पहले जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स इटली के भी थे, जनरली हुआ क्या था कि इटली पूरे तरीके से उसको ऐसा लगने लग गया था कि यूरोप में उसे पूरा अलग थलग कर दिया गया है। क्योंकि ये देखने को मिला था कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जो पुरानी सरकार थी, मतलब अभी जो मेलोनी की गवर्नमेंट है, इनसे पहले जो गवर्नमेंट्स थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था यूरोपियन यूनियन को। और इस वजह से पूरे यूरोप में, पूरा जो यूरोप है, पूरे यूरोप में इटली एकदम से अलग पड़ गया था। अब उसे अपनी इकोनॉमी को अलग करना था, प्लस अपनी अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाना था, प्लस ये भी देखना था कि किसी न किसी तरीके से ये जो अप्रोच है या जो प्रॉब्लम यूरोप के अंदर उसे फेस करना पड़ रहा है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो चाइना को भी लगा कि ऐसी स्थिति में इट्स बेटर कि इटली को अपने साथ रख लेते हैं, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना ने इटली को भी इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया। और इटली ने भी ये सोचा कि ठीक है, जो भी असेसमेंट होंगे उसको देखते हुए कमिंग 5 ईयर्स तक वो इस ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसका वो हिस्सा रहेगी। इससे उसके इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाइना इन्वेस्ट कर सकता है, और एक आर्थिक लेवल पे भी एक दूसरे से वो कोऑपरेट भी कर सकता है। लेकिन जो भी एक्सपेक्टेशन इटली की थी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में, वो इतना पूरी नहीं हुई है। तो 2019 के अंदर एग्री किया गया था इटली के द्वारा कि वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसमें पार्टिसिपेट जरूर से करेगा, और उस एग्रीमेंट के तहत 5 साल तक उन्हें रहना ही था। 5 साल बाद वो पूरे तरीके से बाहर हो सकते थे, ये एग्रीमेंट के तहत था, मतलब वो डिसाइड कर सकते कि उन्हें बाहर होना है कि नहीं होना है। तो 5 साल मार्च 2024 के अंदर होने वाले हैं। ऑल्दो ऑफिशियली इटली के द्वारा कह दिया गया कि हम इसका हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट पार्ट है, ये इकोनॉमिक लेवल पे जो डेवलपमेंट इटली ने सोचा था उतना देखने को आपका नहीं मिला। तो ऑफिशियली 2024 के अंदर देखा जाए 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और पूरे तरीके से इटली वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से बाहर होगा। अगर बात किया जाए वन रोड या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, या बेल्ट रोड इनिशिएटिव शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, तो देखो इसके पीछे एक बड़ी सोच है चीन की, जिसके तहत वो क्या है कि वो अलग अलग विश्व के जो मार्केट है उस तक वो रीच करना चाहता है, और इसके लिए वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना चाहता है, चाहे वो
फिजिकल कनेक्टिविटी हो, जो रेल है रोड के माध्यम से, या डिजिटल कनेक्टिविटी है वो इस्टेब्लिश करके उनके मार्केट तक रीच करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहेगा तो उसे मार्केट की ज़रूरत होगी। उसका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, डेवलप्ड वर्ल्ड में उसे उतना स्पेस मिल नहीं रहा, तो उसे दूसरी मार्केट्स जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इनसे वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके बहुत सारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर साथ में मिल के कार्य करने की बात करता है। बट उसका एम यही है कि किसी न किसी तरीके से उनके मार्केट को एक्सेस किया जाए, और एक बार वहाँ की इकोनॉमी को अगर आप कंट्रोल करते हो तो वहाँ की पॉलिटी और सोसाइटी को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो चाइना के इस इनिशिएटिव के माध्यम से अलग अलग जो कॉरिडोर्स बनाए भी गए हैं, पूरा अगर ये आप रूट भी देख सकते हो, चाहे वो पूरे के पूरे डिफरेंट आपके जैसे मैरीटाइम रूट्स भी हैं, समुद्र के रास्ते से भी है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी है, मतलब पहले के टाइम पे जो सिल्क है वो काफ़ी अधिक एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना के द्वारा, तो उस रास्ते को भी इस्तेमाल करना, उस रूट को ध्यान में रखते हुए आज के समय में जो भी रोड रेल है उसको डेवलप किया जाए। तो ये अलग अलग जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं जिनके माध्यम से चीन इन देशों के साथ जुड़ना चाहेगा और अपना जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है, आर्थिक लेवल पे अपने जो वर्चस्व है वो बनाना चाहता है। ये एक एम है चीन का जो लगातार वो प्रयास कर रहा है, और कई सारे देश इसके डेट ट्रैप में भी फंसते हैं, जैसे कहेगा कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको बनाना है तो आपको हम जो पैसा है प्रोवाइड करेंगे, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे देता है, इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं, फिर उस पर रिटर्न इतना अधिक मिलता नहीं है, तो कहता है ठीक है आप हमें जो है ये पोर्ट दे दो, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट यही बोल के ले लिया। तो ये एक डेट ट्रैप स्ट्रेटजी भी जो है चीन फॉलो करता है। तो ज़्यादातर बेनिफिट्स जो हैं देशों को इतना अधिक हुआ नहीं है, जो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी को ध्यान में रखते हो, तो इतना अधिक उसको बेनिफिट हुआ नहीं है देश जो भी इसका हिस्सा है, उल्टा नुकसान अलग से हुआ है, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी लेवल पे या आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे जो चाइना का इंटरफेरेंस है वो लगातार आपका बढ़ता गया है। और ये भी कहा गया जिसे हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जिसमें चाइना लोन प्रोवाइड कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट के केस में है, और ऐसे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करता है जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते हैं, मतलब आर्थिक लेवल पे उसमें इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, बट स्ट्रेटजिकली लोकेटेड, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का है, तो पैसा दे दिया, रिटर्न मिला नहीं, फिर कहेंगे ठीक है तुम पैसा मत दो, हमें पोर्ट ही दे दो, लीज में दे दो, तो हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए दे दिया गया। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच ने काफ़ी हद तक चाइना के इस अप्रोच को काफ़ी हद तक दूसरे जो देश है जैसे इटली को भी नाराज किया। ऑल्दो जो क्लोजनेस है इटली और इंडिया के बीच में इंक्रीज भी हुई है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो इटालियन प्रेसिडेंट है उनके बीच में आप कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा डेवलप हो रही है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो गया है जिस वजह से इंडिया भी चाहेगा कि यूरोप के अंदर जो एक्सपेंशन है चीन का वो थोड़ा सा डिले हो, क्योंकि जितना अधिक उसका एक्सपेंशन होगा उतना अधिक इंडिया का जो पेनिट्रेशन या रीच उस रीजन के अंदर वो आपका रिड्यूस हो सकती है। तो यही एक रीज़न आप कह सकते हैं कि बन सकता है कि इंडिया के साथ जो क्लोजनेस इंक्रीज हुई है तो वो सेपरेट करना चाहता है इटली भी, कि मैं चाइना के साथ जो इतना मैं क्लोज हुई, चाइना इटली के जो इतना क्लोज हुई चाइना के प्रति, तो उससे दूर हट के इंडिया के साथ और दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, उनके साथ मिल के आगे जो है बढ़ा जाए। तो बहुत सारे इटली ने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट चाइना के साथ साइन भी किया है, जैसे डबल टैक्सेशन है, फिर कई प्रकार के सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है तो उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, उन्हीं चीज़ को एक्सपोर्ट मतलब जो देश है वो इंपोर्ट करेगा। जैसे मान लो चाइना कुछ एक्सपोर्ट करता, पॉर्क एक्सपोर्ट करता है इटली को, तो इटली सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रखेगा और तभी उस प्रोडक्ट को लेगा, उसे सैनिटरी मेजर्स भी कहते हैं। फिर कल्चरल प्रॉपर्टी, हेरिटेज, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में कई एग्रीमेंट साइन भी किए। इटली ने BRI ज्वाइन किया था तो इट्स एक्सपोर्ट टू चाइना इंक्रीज़ किया है लगभग 14.5 बिलियन यूरो टू 18.5 बिलियन यूरो तक इंक्रीज है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 33.5 बिलियन से आपका 50.9 बिलियन यूरोस तक आपका इंक्रीज हुआ। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है नॉन BRI कंट्रीज़ यूरोप के अंदर देखा जाए तो वो इटली में जितना इन्वेस्टमेंट उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। चाइना का जो FDI जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इटली के अंदर वो आपका रिड्यूस भी हुआ है, तो जस्ट पहले 650 मिलियन था वो 33 मिलियन है। तो कोई फ़ायदा नहीं उसको लग रहा था कि मैं जो है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने। इससे बेटर यही है कि जो नॉन BRI कंट्रीज़ है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है उनको ज़्यादा बेनिफिट है। तो चाइना ने लगभग $34 बिलियन आपका इन्वेस्ट किया इटली में सिंस 2005। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है। तो ये चीज़ हाईलाइट कर रही है कि चाइना भी कहीं ना कहीं
प्रयास ये नहीं कर रहा था कि वो इटली को थोड़ा खुश करे या उसको ये दिखाए कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, या इसका अगर आप हिस्सा होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। रादर ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि इवन जो नॉन BRI कंट्रीज़ है उनको इक्वली इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है, और इक्वली आप कह सकते हो कि इक्वली का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उनको मिल रहा है, और जो ट्रेड है वो भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हाईलाइट भी किया गया है कि उनके द्वारा इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं सॉरी जो इटली के, तो उनके द्वारा कहा गया ये बड़ा एक मिस्टेक है उनके पार्ट में, और इवन डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये इतना अच्छा एक्ट नहीं है, और वो प्रयास करेंगे कि थोड़ा एक नया जो एक नया कनेक्शन है, कोलैबोरेशन है, वो इंक्रीज़ किया जाए। इंडो पैसिफिक जैसी जो एरियाज़ हैं जिसमें क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करने की बात की गई है। इटली स्टैंड इंडिया की तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया पे उन्होंने विजिट भी किया है, और एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ डेवलप भी की है, और हिस्टोरिकल रिलेशन भी है इंडिया का एक तरीके से, और इट्स अ बिग चेंज फॉर इंडिया। बट बिकॉज हिस्ट्री रिलेशन देखा जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, आवर कंट्री एंड इटली इतने अच्छे नहीं थे। वर्ल्ड वॉर में भी इटली का पार्टिसिपेशन था, ये और वैल्यूज़ में भी थोड़ा डिफरेंस था, ये एक बड़ा फैक्टर था। सो ज़रूरी ये है कि कई ऐसे केसेस भी हैं जैसा अगस्ता वेस्टलैंड केस और ऐसे, उससे भी थोड़ा दूरियां देशों के बीच में बढ़ी हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, और जो लोकेशन इटली का वो भी एक अच्छा स्ट्रेटजिक लोकेशन है। तो इंडिया भी चाहेगा कि एक अच्छा जो है रिलेशन डेवलप हो इटली और इंडिया के बीच में, और जैसे इंडटली जो है वो बन जाए ऐसा नहीं, लेकिन मतलब एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो, और उससे फिर दोनों देश आगे बढ़ सकें, और चाइना को खास तौर से यूरोपियन रीजन में काउंटर करने में भी मदद मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। CSET की क्लासेस चल रही है, उस क्लासेस को भी आपको मिस नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। द हिंदू सेशन की क्लासेस भी हैं, उसके अलावा 5am सीरीज़ की क्लासेस भी हैं, उनको भी आप कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।